लेबनान के दहिया में फिर से हमले हुए हैं। अभी अभी इजराइल ने बमबारी की है। इजरायली एयरफोर्स ने बरसाए हैं बम। दहिया में हुआ भीषण धमाका। फिर से इजराइल ने दहिया पर हमले किए हैं। ये ताजा तस्वीरें हैं दहिया पर बमबारी इजराइल की तरफ से। ये तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जब कल हमला हुआ और एक तस्वीर है आज की जब अभी थोड़ी देर पहले ये ताजा हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। बेरूत पर एक बार फिर से इजराइल की तरफ से हमले। तो कल शाम लेबनान के बेरूत में इजराइल की बमबारी, हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर की बमबारी हमले में हिजबुल्लाह का मुख्यालय तबाह हो गया। वहीं इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ की मौत की खबर है। हमले में नसरल्लाह की मौत की खबर है। नसरल्लाह की मौत की पुष्टि होना बाकी है। और इन हमलों को लेकर एक और बड़ी जानकारी ये आ रही है कि इजरायली हमले में मारा गया नसरल्लाह का भाई हाशिम सफी अल दीन की हमले में मौत हो गई है। ये जानकारी सामने आ रही है। हिज़्ब कार्यकारी परिषद का चीफ था हाशिम सफी अल दीन। नसरल्लाह की बेटी की भी मौत की खबर है। इजरायली सेना की तरफ से बड़ा दावा किया गया हिजबुल्लाह मुख्यालय में कोई जिंदा नहीं बचा। हिजबुल्लाह मुख्यालय में जो भी था सभी मारे गए। ये इजरायल की तरफ से बड़ा दावा किया। 'दूसरी तरफ इजरायली सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिज़्ब मुख्यालय पर 60 बंकर रॉकेट दागे गए। जो भी अंदर था सभी लोग मारे गए। ये इजराइल का दावा है। तो कल रात बेरूत के दाहिया में हुए हमले में नसरल्लाह के मारे जाने की खबर आ रही है। इससे पहले उसके ज्यादातर बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। आईडीएफ अब ब्लेड मिसाइल से पिन पॉइंट हमले कर हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म कर रहा है। 36 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह के 2 बड़े कमांडर और नसरल्लाह के भाई हाशिम का अंत हो चुका है। पिछले 100 घंटे से लेबनान का दहन जारी है। हर बीते दिन के साथ हिजबुल्लाह का अंत नजदीक आता जा रहा है। ये हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने का ऑपरेशन है। ये हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे का अभियान है। हर दिन हिजबुल्लाह का कोई ना कोई बड़ा कमांडर मारा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल ने ऑल राउंड अटैक शुरू कर दिया है। पिन पॉइंट अटैक के जरिए हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है। चौबीस घंटे के अंदर इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत से लेकर पूरे दक्षिणी लेबनान में 300 से ज्यादा एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। आईडीएफ ने इस दौरान 400 से ज्यादा टारगेट का नामो निशान मिटा दिया। उन इमारतों को तबाह कर दिया जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकाने थे। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम तहस नहस कर दिए गए। हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल लॉन्च साइटें मलबा बन गई। इजराइल की इस बमबारी में हिजबुल्लाह के 1 दर्जन से ज्यादा लड़ाके मारे गए। हिजबुल्लाह को सबसे बड़ा जख्म तब मिला जब इजराइल ने मोहम्मद हुसैन सरूर को खत्म कर दिया। मोहम्मद हुसैन सरूर हिजबुल्लाह का एयरफोर्स चीफ था, यानी हवाई हमले का हेड। इसके अलावा सरूर हिजबुल्लाह का ड्रोन एक्सपर्ट भी था, लेकिन अब इजराइल ने उसका खात्मा कर दिया है।
इजरायली इंटेलिजेंस ने सरूर की लोकेशन को ट्रैक किया। उसके बाद आईडीएफ ने बैरूत की उस इमारत को टारगेट किया जिसमें सरूर छिपा हुआ था। बड़े विस्फोट के साथ हिजबुल्लाह का एयरफोर्स चीफ सरूर का भी अंत हो गया। सरूर का मारा जाना हिजबुल्लाह के लिए अब तक का सबसे बड़ा नुकसान इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो रॉकेट, ड्रोन और सभी हवाई हमलों का एक्सपर्ट था। सरूर इतना बड़ा नाम था कि उसे मारने के लिए इजरायली सेना ने बेंजामिन नेतन्याहू से इमरजेंसी ऑर्डर लिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जाने के लिए प्लेन में सवार थे। तभी आईडीएफ ने सरूर को खत्म करने का आदेश मांगा। नेतन्याहू ने प्लेन से ही सरूर को मारने का इमरजेंसी ऑर्डर दे दिया। अमेरिका पहुंचने के बाद नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल की योजना बहुत साफ है, हम अपनी पूरी शक्ति से हिजबुल्लाह पर हमला करेंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि अंतिम लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाता। इजरायली सेना को लेबनान में एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। कार से जा रहे हिजबुल्लाह के कमांडर को पिन पॉइंट अटैक के जरिए खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह के इस कमांडर का खात्मा इजरायल ने उस स्पेशल मिसाइल से किया जिससे अमेरिका ने अल-कायदा चीफ अल जवाहिरी को मौत के घाट उतारा था। इजरायल की सेना जिस किलर मिसाइल का इस्तेमाल कर हिजबुल्लाह के कमांडर्स का खात्मा कर रही है उसके कई नाम हैं, मसलन AGM-114R9X, इसके साथ ही हेलफायर R9X, निंजा मिसाइल और स्वॉर्ड बम। इसे ब्लेड मिसाइल भी कहा जाता है जिसका इस्तेमाल बंकर्स को पिन पॉइंट करके हमले में किया जा रहा है। ये अमेरिका की साइलेंट लेकिन बेहद खतरनाक मिसाइल है। ये हवा से जमीन पर गिराई जाती है। R9X मिसाइल में 6 धारदार ब्लेड से लगे होते हैं। ये ब्लेड ही टारगेट को खत्म करते हैं। इस मिसाइल का इस्तेमाल पिन पॉइंट अटैक के लिए किया जाता है। ये मिसाइल टारगेटेड हमला करने में काफी माहिर है, अपने लक्ष्य को भेदने में माहिर है। ये सिर्फ टारगेटेड को ही खत्म करती है, यानी कि जिस टारगेट के लिए इसे फायर किया जाता है उसी को नष्ट करती है। आसपास तबाही नहीं मचाती है, यानी कि प्रिसिजन अटैक है, बिल्कुल अपने लक्ष्य पर ही हमला करती है। क्योंकि इसमें विस्फोटक वॉरहेड नहीं होता है, क्योंकि इससे न तो कोई धमाका होता है न ही धमाके की आवाज आती है। ये वही मिसाइल है जिसका इस्तेमाल कर अमेरिका ने अल जवाहिरी को खत्म किया था। आईडीएफ इस वक्त जिस AGM-114R9X हेलफायर मिसाइलों से पिन पॉइंट हमले कर हिजबुल्लाह के कमांडर को खत्म कर रही है, वो कैसे काम करती है, अब इसे एनिमेशन से समझिए। मिसाइल में बारूद की जगह 6 धारदार ब्लेड लगे होते हैं। आसमान से फायर किए जाने के बाद ये टारगेट के पास पहुंचते हैं। इसके बाद इसमें लगे सभी 6 ब्लेड खुल जाते हैं। इसके बाद ये टारगेट को हिट करती है। ब्लेड टारगेट को चीरते हुए निकल जाता है। ये मिसाइल उसी शख्स को खत्म करती है जो टारगेट होता है। आसपास बैठे लोगों को खरोच तक नहीं पहुंचती है। ये कार, दीवार या लोहे के दरवाजे में भी छेद कर अंदर घुस जाती है, कुछ इस तरह। आईडीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक वो अब तक हिजबुल्लाह की 95% टॉप लीडरशिप को खत्म कर चुकी है। हिजबुल्लाह का एयरफोर्स चीफ मोहम्मद हुसैन सरूर, हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स का हेड इब्राहिम अकील, हिजबुल्लाह मिलिट्री का सबसे बड़ा कमांडर फवाद शुक्र, हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे का कमांडर अली कराकी, हिजबुल्लाह की मिसाइल फोर्स का हेड इब्राहिम कुबैसी समेत हिजबुल्लाह के करीब 20 बड़े कमांडर खत्म हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सिर्फ हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ही बचा है, लिहाजा इजरायली सेना ने उसे भी खत्म करने का अभियान लॉन्च कर दिया है। इजरायली इंटेलिजेंस नसरल्लाह की लोकेशन को लगातार ट्रेस कर रही है। आईडीएफ से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अकेले और अलग थलग पड़ा नसरल्लाह जान बचाने के लिए लेबनान छोड़ने की तैयारी में है। आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह की 70% सैन्य शक्ति को खत्म कर दिया है।
सच भी यही है। बावजूद इसके इजराइल में रॉकेट हमले कर हिजबुल्लाह खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है। हिजबुल्लाह लगातार उत्तरी इजराइल में रॉकेट की बरसात कर रहा है। हाइफा, साफेद, गोलन, किरियात शिमोना जैसे शहरों में तबाही मचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इजराइल के घातक एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के रॉकेट को हवा में ही तबाह कर रहे हैं। जाहिर है हिजबुल्लाह ना तो इजराइल में हमले कर पा रहा है, ना ही इजराइल के हमले से बच पा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान के सबसे बड़े और खतरनाक प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह का अंत निकट आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और इजरायली हमले से बौखलाए हिजबुल्लाह का पलटवार। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर दागे रॉकेट हमले में घर हुआ तबाह। तो हिजब का पलटवार और हिजब ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट से हमला किया है और इस हमले में मकान एक तबाह हुआ। ये देखिए तस्वीरें सामने हैं उत्तरी इजराइल। वहीं उत्तरी इजराइल में आयरन डोम एक्टिव हो गया है। हिजबुल्लाह के रॉकेट को मार गिराया है। एक रॉकेट गिरने से एक घर में आग लग गई। रॉकेट हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। और इजराइल के सफेद और रोश पिना में अलर्ट। इजराइल के कई शहरों में रॉकेट हमले का अलर्ट है। एयर रेड सायरन बजने के बाद बंकरों में पहुंचे लोग। और हिजबुल्लाह के साथ ही संगठनों ने इजरायली राजधानी के साथ साथ उत्तरी और दक्षिणी इजराइल पर भी मिसाइल से हमले किए। ये तेल अवीव पर अब तक हुए सबसे बड़े हमले में से एक है। प्रॉक्सी संगठनों ने हिजबुल्लाह को कवर फायर देकर इजराइल को संकट में डाल दिया है। इजराइल पर 4 देशों से प्रॉक्सी के हमले शुरू हो गए हैं। अब यह आशंका है कि इजराइल एक बार फिर ऑपरेशन फोकस शुरू करने वाला है। इसी ऑपरेशन के तहत 1967 में इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया पर हमले शुरू किए गए थे। अब ऑपरेशन फोकस रिटर्न का टारगेट बनने वाले हैं सीरिया, इराक और यमन। तेल अवीव के आसमान पर दहकते हुए ये अंगारे अरब महासंग्राम की आशंका बढ़ा रहे हैं। तेल अवीव की सड़कों पर जान बचाने के लिए लेटे हुए और दौड़ते हुए ये लोग इस बात का संकेत है कि इजराइल बहुत जल्द सबसे बड़ा युद्ध शुरू करने वाला है। इजराइल की राजधानी में एयर रेड अलर्ट के ये गूंजते हुए सायरन दरअसल अरब महासंग्राम का बिगुल है। तेल अवीव पर बीते 2 दिन के भीतर दूसरा बड़ा हमला हुआ है। इस बार तेल अवीव पर पहले से ज्यादा बड़ा हमला हुआ। मिसाइलें ट्रेस होते ही तेल अवीव में सायरन गूंजने लगे और लोग शेल्टर की तरफ भागने लगे। तेल अवीव पर यमन से हूती संगठन ने मिसाइल हमला किया। हूती की बैलिस्टिक मिसाइल रात करीब 1:30 पर तेल अवीव के उत्तरी इलाके में पहुंची। इजराइल का दावा है कि मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया। बैलिस्टिक मिसाइल के शार्पनेल गिरने से 17 लोग घायल हुए हैं। मिसाइल की शार्पनेल्स तेल अवीव के गुश्तदान और शारोन इलाके में गिरे। इजराइल के उलट हूती का दावा है कि मिसाइल उसके सेट किए गए टारगेट पर गिरी और यह बैलिस्टिक नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल थी। हूती ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल को इजरायली सिस्टम रोक नहीं पाए। वीडियो पर लिखा है कि हूती की हाइपरसोनिक मिसाइल को इजरायली सिस्टम की मिसाइल नहीं पकड़ पाई। हमला सटीक हुआ।
बीती रात इजराइल पर सिर्फ हूती ने ही हमला नहीं किया, बल्कि हिजबुल्लाह के साथी संगठनों ने मिलकर इजराइल पर हमले किए। हूती ने तेल अवीव पर मिसाइल हमला किया। इसके साथ ही इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक ने हाइफा पोर्ट पर मिसाइल हमला किया। इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स ने अल अरकाब मिसाइल का इस्तेमाल किया। अरब में सक्रिय प्रॉक्सी संगठन अब एकजुट होकर इजराइल पर हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के समर्थन में अरब के कई प्रॉक्सी संगठन अब जंग में उतर चुके हैं और कुछ संगठन बड़ी जंग की तैयारी में भी जुटे हैं। जंग में हिजबुल्लाह के साथी संगठनों में इराक से पहला ग्रुप है इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक, जिसने बीती रात इजराइल के हाइफा पर हमले किए। इराक से ही कताइब हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमले कर रहा है। इराक से पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के हमले भी जारी हैं और कताइब हिजबुल्लाह इसी संगठन का हिस्सा है। इराक से अल हश्द अल शाबी नाम का संगठन भी इजराइल के साथ जंग की तैयारी में है। सीरिया से असैब अहल अल हक भी गोलन हाइट्स पर रॉकेट हमले कर रहा है और सीरिया में सक्रिय हराका हिजबुल्लाह अल नुजाबा जंग की तैयारी में जुटा हुआ है। इसके अलावा सीरिया से अशाब अल कहाफ भी जंग की तैयारी कर रहा है। इन दोनों संगठनों के साथ कासिम अल जबारीन संगठन भी जंग में उतरने को तैयार है। यमन से हूती के हमले जारी हैं और बीती रात ही इस संगठन ने तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए। हमले सिर्फ सेंट्रल इजराइल में ही नहीं हुए, लेबनान से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के कई इलाकों पर रॉकेट बरसाए हैं। दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह ने 40 से ज्यादा रॉकेट हमले किए, जिससे कई इजरायली शहरों में नुकसान हुआ है। इजराइल पर प्रॉक्सी संगठनों के हमले अचानक तेज होने की वजह है हिजबुल्लाह कमांडर का मारा जाना। इजरायली वायुसेना ने बैरूत पर एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के एयरफोर्स चीफ को खत्म कर दिया। मोहम्मद सरूर को ईरान में ट्रेनिंग दी गई। ईरान के समर्थन से चलने वाले सभी प्रॉक्सी संगठनों को सरूर ही ट्रेनिंग देता था। सरूर हिजबुल्लाह का एयर कॉम्बैट ट्रेनर था। सरूर के मारे जाने के बाद अरब के सभी प्रॉक्सी संगठन सक्रिय हो गए और इजराइल पर एक साथ हमले शुरू कर दिए। इजराइल ने इन हमलों से बचने के लिए अपनी पूरी डिफेंस पावर उतार दी है। इजरायली डिफेंस सिस्टम की बदौलत ही इन हमलों को नाकाम किया जा रहा है। इजराइल के 3 डिफेंस 24 घंटे काम कर रहे हैं और ये हैं डेविड स्लिंग, एरो 3 और आयरन डोम। आयरन डोम शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। यह हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। एरो 3 लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम से बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है।
डेविड स्लिंग भी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इससे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। इजरायल ने इन डिफेंस सिस्टम की 3 लेयर तैनात कर दी है और इनसे ही इजरायल की सुरक्षा की जा रही है। अब प्रॉक्सी के बढ़ते हमलों के बाद यह तय हो चुका है कि इजरायल का डिफेंस ऑपरेशन ऑफेंस में बदलने वाला है। जिस तरह के हमले हिजबुल्लाह पर किए जा रहे हैं, उसी तरह के हमले इराक, सीरिया और यमन में भी शुरू हो सकते हैं और इसके साथ ही अरब महासंग्राम का बिगुल बजना तय है। क्योंकि ईरान कह चुका है कि इजरायल के हमलों से पूरे अरब में सबसे बड़ी जंग छिड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच यूएन में नेतन्याहू ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। इजरायली मिसाइल की जद में है पूरा ईरान। आईडीएफ ईरान के हर कोने पर हमला कर सकती है। ईरान को जंग से दूर रहने की चेतावनी दी है। तो नेतन्याहू ने यूएन के मंच से सीधे तौर पर ईरान को यह चेतावनी दी है और कहा है कि आईडीएफ के निशाने पर ईरान का हर कोना है। और नेतन्याहू अमेरिका से लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की मंजूरी लेने गए हैं और इधर इजरायल की सेना हमले का अभ्यास खत्म कर चुकी है। इजरायल की इन तैयारियों के बीच हिजबुल्लाह ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। माना जा रहा है कि अमेरिका से वापस आते ही इजरायली पीएम ऑर्डर देंगे और लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। हिजबुल्लाह को कमजोर करने के लिए सीरिया लेबनान बॉर्डर पर हमलों की शुरुआत हो चुकी है। इजरायल हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन काटने की कोशिश में है, तो वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह इजरायली सैनिकों के लिए चक्रव्यूह तैयार कर चुका है। बदन पर वर्दी, सिर पर हेलमेट, रात के अंधेरे में रॉकेट लॉन्चर के पास मौजूद ये लोग किसी देश के सैनिक नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के वो लड़ाके हैं जिन्हें आर्मी की तरह ही ट्रेनिंग मिली है। वायरलेस सेट पर गूंजती ये आवाज इनके कमांडर्स की है। आवाज थमते ही तमाम लॉन्चर से शक्तिशाली रॉकेट का प्रहार होता है। कहीं से मिसाइल निकल रही है तो कहीं से लंबी दूरी वाले रॉकेट। हिजबुल्लाह ने खुद इस वीडियो को जारी किया है और इजरायल से जंग की तैयारी का प्रदर्शन किया है। यह इजरायल के इस वीडियो का जवाब भी माना जा रहा है। वीडियो से दावा है कि इजरायली सेना ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का अभ्यास किया है। लेबनान में जमीन से हमले की जो तैयारी की गई है उसे पूरा करने के लिए कई दिनों तक प्रैक्टिस की गई है। हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के इस वीडियो को 48 घंटे बाद शुरू होने वाले महासंग्राम का ट्रेलर कहा जा रहा है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आग बरसाने की तैयारी है। अभी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में हैं। उनके लौटने के बाद ही इजरायली सेना लेबनान में घुस सकती है। माना जा रहा है कि अमेरिका से इजरायल को हमले की इजाजत मिल गई है। इस बीच एयरफोर्स का हमला जारी है और माना जा रहा है कि इजरायली सेना के घुसने के लिए रूट को खाली कराया जा रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना इस बार लितानी नदी के आसपास हमला कर सकती है। इस बार लेबनान के अंदरूनी इलाकों में भी हमला किया जा सकता है। इजरायल का मकसद किसी तरह लेबनान को समझौते के लिए झुकाना होगा। पहला मकसद हिजबुल्लाह को इजरायली सीमा से बहुत दूर भगाना है, साथ ही इजरायली सीमा के करीब सुरंगों को नष्ट करने का भी मिशन है। इजरायल को डर है कि हिजबुल्लाह भी हमास की तरह इजरायल में घुसकर हमला कर सकता है। अब सीरिया लेबनान सीमा को भी सील करने की तैयारी है। इजरायल की वायुसेना हथियार सप्लाई रोकने के लिए इस रूट को तबाह करने वाली है। इजरायल की वायुसेना ने लेबनान और सीरिया की सीमा पर एक बॉर्डर क्रॉसिंग पर हमला किया, क्योंकि सीरिया के रास्ते ही हथियार लेबनान पहुंच रहे हैं। अब इजरायल हथियार सप्लाई का रूट को बंद करने की कोशिश में लगा है। ईरान से सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह को लगातार हथियार सप्लाई हो रही है। अब ग्राउंड ऑपरेशन से पहले सप्लाई लाइन को बंद करने की कोशिश होगी। और इजरायल की वायुसेना ने सीरिया लेबनान बॉर्डर पर कई ट्रकों को निशाना बनाया है। इजरायल के हमले में हथियारों से लदे ट्रक भस्म हो गए। सभी ट्रक हथियार लेकर लेबनान में घुसने वाले थे। वायुसेना के हमले में कई ईरानी सैनिकों की मौत हो गई। इजरायल ने जिन ट्रकों को निशाना बनाया उनमें ईरान के हथियार थे। ट्रक से हिजबुल्लाह को रॉकेट पहुंचाए जा रहे थे। ईरान की कई मिसाइल भी हिजबुल्लाह को दी जा रही थी। ईरान से हिजबुल्लाह को ड्रोन की सप्लाई हो रही है। ग्राउंड ऑपरेशन में मुकाबले के लिए गोला बारूद और ग्रेनेड जैसा हथियार भी भेजा गया है। हमास की तरह हिजबुल्लाह भी रॉकेट हमले करता है। और ईरान के हथियारों से जंग लड़ रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायल को उन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जिनका गाजा में करना पड़ा था। लेबनान इजरायल की सीमा पर भी कई सुरंग होने की जानकारी है। हिजबुल्लाह भी हमास की तरह सुरंग से अचानक हमले करेगा। इजरायली सैनिकों को घेर कर हमला किया जा सकता है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सेना को रोकने की तैयारी बहुत पहले कर ली थी। रिपोर्ट के मुताबिक सीमा के करीब हिजबुल्लाह के कई अंडरग्राउंड ठिकाने हैं जिससे मोटरसाइकिल सवार लड़ाके अचानक हमले कर सकते हैं। आशंका यह भी है कि जमीन के भीतर से अचानक रॉकेट और मिसाइल के हमले किए जा सकते हैं। बॉर्डर पर 200 किलोमीटर लंबी टनल भी बन सकती है। सिविलियन इलाकों से भी अचानक हमला हो सकता है। सुरंग से मिसाइल ट्रक अचानक निकलकर हमला कर सकते हैं। लेबनान में घुसते ही इजरायली सैनिकों का सामना हिजबुल्लाह के गुरिल्ला हमलों से हो सकता है। इजरायली सैनिक हालांकि गाजा में इसका अनुभव ले चुके हैं और गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत करने वाले कमांडर्स को ही लेबनान मिशन की जिम्मेदारी दी गई है। इजरायल की सेना लेबनान में जहां हमला करेगी वहां कई कस्बे और गांव हैं। हिजबुल्लाह की सुरंगों की एंट्री का पता लगाना मुश्किल होगा। हिजबुल्लाह सिर्फ 28 सेकंड में रॉकेट हमला करने में सक्षम है। इजरायली सेना का बारूदी सुरंग से भी सामना होगा। यही वजह है कि वायुसेना को रूट खाली कराने की जिम्मेदारी दी गई है और इजरायली सेना कई बार लेबनान प्लान की समीक्षा कर चुकी है।
और इजराइल के हमले के बाद का वीडियो सामने आया। मलबे के ढेर में तब्दील हुई बिल्डिंग, चारों तरफ से मलबा ही मलबा नजर आ रहा। ये तस्वीरें आप देखिए, इजराइल का जो हमला हुआ उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। इस हमले के बाद से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमींदोज हो गई। इजरायली हमले के बाद मची भगदड़, जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। पूरे इलाके में फैली अफरा तफरी। बीती रात रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए, खासतौर से कीव को टारगेट करते हुए 5 घंटे तक बमबारी की। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के 4 फाइटर जेट F-16 खाक कर दिए। अब यूक्रेन के पास सिर्फ एक F-16 बचा है। ऐसे में ज़ेलेंस्की का रूस के तमाम सैन्य ठिकानों को तबाह करने का प्लान नाकाम हो गया है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की के सामने एक बड़ा संकट है, वो है कि कुछ दिन में F-16 की आने वाली नई स्क्वाड्रन को पुतिन के प्रकोप से कैसे बचाएं, क्योंकि पुतिन ने ऑर्डर दे दिया है कि वो उन तमाम एयरबेस को तबाह कर डालेंगे जहां जहां F-16 की तैनाती की जाएगी। जिस हथियार के दम पर यूक्रेन रूस को खाक में मिलाने का सपना देख रहा था, वो हथियार खुद खाक हो गया। जिस वेपन के जरिए रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह करने का मंसूबा ज़ेलेंस्की ने पाला था, उस वेपन को रूस ने मार गिराया। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब यूक्रेन को समझ नहीं आ रहा कि वो रूस का मुकाबला कैसे करे। यूक्रेन के पास अब एक ही F-16 बचा है, जिसमें से 4 F-16 कुछ घंटे पहले रूस ने मार गिराए, जबकि एक F-16 कुछ दिन पहले मिसाइल से खाक कर दिया। अब यूक्रेन के पास नेटो देशों से मिले 6 F-16 में से सिर्फ एक ही बाकी है। रूस ने खमेलनित्स्की में बड़ा हमला किया। इस हमले में किंजल का इस्तेमाल हुआ है। यही 2 F-16 हमले में खाक हो गए। जबकि 2 एयरबेस से उड़ते समय हमले से बचने के लिए आपस में टकरा गए। यानी यूक्रेन का सबसे विध्वंसक हथियार तबाह हो चुका है। अब F-16 को बचाने के लिए अमेरिका यूक्रेन को स्पेशल वेपन दे रहा है, जिससे हमले रोके जा सके, क्योंकि यूक्रेन को F-16 की अगली खेप जल्द मिलने वाली है। जो देश फाइटर जेट F-16 दे रहे हैं, उनके नाम सुन लीजिए: नॉर्वे, डेनमार्क, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया और पुर्तगाल। खास बात यह है कि इन देशों ने यूक्रेनी पायलट को F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी है। ऐसे में जब यूक्रेन के पास एक ही F-16 बचा है, तो वो कैसे रूस को दहलाएगा? इस बीच रूस ने कीव पर 5 घंटे तक बमबारी की, साथ ही दूसरे इलाकों पर फाइटर जेट से किंजल मिसाइलें दागी। इसी हमले में 4 F-16 मार गिरा। अभी भी कीव पर हमले जारी हैं। इसके अलावा रूसी सैनिक तेजी से कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। कीव पर रूस का घेरा मजबूत होता जा रहा है। रूस का प्लान है कि पूर्वी यूक्रेन को दक्षिण यूक्रेन से काटकर पूरी तरह अलग कर दिया जाए और कीव पर कब्जा करके कठपुतली सरकार बनाकर यूक्रेन की लगाम खींच सके। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को लगातार हथियारों की खेप भेज रहा है। वहीं दूसरे नेटो देश भी ऐसा करने में जुट गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि यूक्रेन अभी भी हमले रोकेगा नहीं, बल्कि वो रूस की आर्कटिक बेस पर लॉन्ग रेंज हथियारों से रूस के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर देना चाहता है। इसके लिए पेंटागन ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसके तहत ही यूक्रेन हमले करेगा।
और रूस में तबाही मचा सकता है। इसके लिए अमेरिका ने टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं। अमेरिका ने कुछ दिन पहले धमकी दी थी कि सिर्फ 2 घंटे में वो रूस में कोहराम मचा सकता है और इसमें काम आएंगे यूक्रेन के F-16। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के एटमी ठिकाने हैं, जिसमें पहला टारगेट कीव से 646 किलोमीटर दूर कजेल्स्क न्यूक्लियर मिसाइल बेस है। इसके बाद दूसरा टारगेट 1200 किलोमीटर दूर है, जो तातिशेवा न्यूक्लियर मिसाइल फील्ड है। टारगेट 3 पर हुजूर न्यूक्लियर मिसाइल साइलो का नाम आ रहा है, जो यूक्रेन से 1400 किलोमीटर दूर पड़ता है। टारगेट 4 पर 2000 किलोमीटर दूर करताले न्यूक्लियर मिसाइल साइट है। इसके अलावा टारगेट 5 पर दम्बारवस्की न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चिंग साइट है और कीव से करीब 2400 किलोमीटर दूर है। टारगेट 6 पर 2700 किलोमीटर दूर आलस्क न्यूक्लियर मिसाइल बेस है, जिसे यूक्रेन अमेरिकी F-16 से तबाह करने की कोशिश में है। लेकिन अमेरिका के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि रूसी हमलों से F-16 को कैसे बचाया जाए। इसके लिए अमेरिका एक सीक्रेट हथियार देने जा रहा है। अमेरिका करीब 3100 करोड़ की सैन्य सहायता देने जा रहा है, जिसमें वो सीक्रेट हथियार भी शामिल है, जिसका नाम है AGM-154, जो F-16 फाइटर जेट में लगाया जा सकेगा। इसके अलावा हाइमर्स रॉकेट सिस्टम, जेवलिन एंटी टैंक सिस्टम, एंटी आर्मर सिस्टम और भारी तादाद में गोला बारूद देने जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे खतरनाक AGM-154 है, जिसे यूएस आर्मी, यूएस एयरफोर्स और यूएस नेवी इस्तेमाल करती है। इसे कई देशों को भी बेचा गया है। अब यह रूस में तबाही लाने के लिए यूक्रेन को दिया जा रहा है। AGM-154 मिसाइल की रेंज 112 किलोमीटर है। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, जिसे F-16 से दागा जाता है। इसके अलावा ये एंटी एयरक्राफ्ट वेपन की तरह भी काम करता है। साथ ही ये दुश्मन के एयर डिफेंस को भी चकमा दे सकती है। कुल मिलाकर F-16 में लगाने के बाद जेट की ताकत कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि इसका हमला सटीक होता है। खराब मौसम में भी ये कारगर है। साथ ही दुश्मन के फाइटर जेट को हवा में मार गिराने में भी सक्षम है। इसी तरह से रूस F-16 को टारगेट कर रहा है, क्योंकि F-16 जब तबाह हो जाएंगे तो AGM-154 मिसाइल कबाड़ साबित हो जाएगी। इसलिए कीव और दूसरे इलाकों पर 5 घंटे तक बमबारी की गई। जिससे वहां तैनात F-16 एयरबेस को उड़ाया जा सके और रूस अब तक 6 में से 5 F-16 को तबाह करने में कामयाब भी हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और 24 घंटे पहले ज़ेलेंस्की ने बाइडेन को अपना विक्ट्री प्लान सौंपा और उधर पुतिन ने लंदन में आने वाले तबाही का ट्रेलर जारी कर दिया, जिसे देखकर नेटो देश भयभीत है। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे पर बाइडेन उन्हें यूरोपीय हथियारों से लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत देने वाले थे, लेकिन पुतिन के इस कदम ने बाइडेन को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। क्रेमलिन ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को ऐसी कोई भी इजाजत दी तो परमाणु विनाश होकर रहे। 26 सितंबर को वॉशिंगटन में ज़ेलेंस्की की बाइडेन से मुलाकात हुई। बंद दरवाजों के पीछे ज़ेलेंस्की ने बाइडेन को अपना विक्ट्री प्लान सौंपा। ब्रिटेन, जर्मनी को उम्मीद थी कि बाइडेन ज़ेलेंस्की के विक्ट्री प्लान को देखेंगे और रूस में लॉन्ग रेंज हथियारों से हमले की इजाजत मिलेगी, लेकिन नतीजा उम्मीद के विपरीत रहा। मीडिया रिपोर्ट्स में अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने बाइडेन को अपना विक्ट्री प्लान विस्तार से बताया। बाइडेन ज़ेलेंस्की के बीच प्लान को और मजबूत बनाने पर बात हुई। यूक्रेनी हमलों के कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन को लेकर बात हुई। ज़ेलेंस्की ने मांग की कि यूक्रेन को सैन्य तौर पर मजबूत बनाया जाए। ज़ेलेंस्की ने लॉन्ग रेंज हमलों की भी इजाजत मांगी। ज़ेलेंस्की ने तर्क दिया कि कुर्स्क में यूक्रेन ने हमले कर रूस को चौंकाया है।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार रूसी जमीन पर हमला हुआ है। इससे साबित होता है कि रूस अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। दावा है कि बाइडेन ने ज़ेलेंस्की का प्लान सुनने के बाद उन्हें शाबाशी तो दी, लेकिन कुछ बदलावों की सलाह देते हुए लॉन्ग रेंज हमलों पर खामोश हो गए। बाइडेन की इस खामोशी की वजह रूस का एटमी संकट माना जा रहा है और पुतिन का वो वीडियो जिसमें लंदन की तबाही का ट्रेलर नजर आता है। पुतिन ने कल ही अपने परमाणु सिद्धांतों में बदलाव का ऐलान किया था। उसके बाद आज रूस ने लंदन में एटमी तबाही का एनिमेटेड वीडियो लॉन्च किया है। 4 मिनट के इस वीडियो में दिखाया गया है कि अगर लंदन में एटमी धमाका होता है तो कितनी तबाही होगी। वीडियो में दिखाया गया है कि रूस लंदन पर 750 किलो टन के वॉरहेड वाली परमाणु मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। रूस का टारगेट लंदन में वेस्टमिंस्टर होगा। इस धमाके से एक आग का गोला बनेगा जो करीब 950 मीटर के रेडियस में फैला होगा। इस इलाके में सब कुछ राख बन जाएगा। ब्लास्ट के 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद ब्रिटेन और ब्रिंगस्टन समेत सभी शहर तबाह हो जाएंगे। बकिंघम पैलेस जैसी इमारतों का नामो निशान मिट जाएगा। उसके बाद 10 किलोमीटर के इलाके में रेडिएशन की वजह से 3rd डिग्री बर्न होगा। लोगों की त्वचा की सभी लेयर जल जाएंगी। इस इलाके में मौजूद गैस स्टेशन में बड़े धमाके होंगे। 750 किलो टन के बम से लगभग 8,50,000 लोग मारे जाएंगे, जबकि 20 लाख लोग घायल होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने एक बार फिर अमेरिका और उसके मित्र देशों को चेतावनी दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है, जिन देशों से हमारी मित्रता नहीं है वो परमाणु नीति में बदलाव के संकेत समझें। कोई भी गैर परमाणु देश रूस पर हमला करता है, हमले में उसकी मदद परमाणु शक्ति संपन्न देश करता है तो उसे रूस पर संयुक्त हमला माना जाएगा। रक्षा जानकारों के मुताबिक बाइडेन ज़ेलेंस्की के विक्ट्री प्लान से सहमत होने पर लॉन्ग रेंज हथियारों से हमले की इजाजत देने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन पहले पुतिन के परमाणु सिद्धांतों में बदलाव, फिर लंदन में एटमी धमकी ने बाइडेन को आगे बढ़ने से रोक दिया। इधर दावा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भी चेतावनी दी थी कि अगर यूक्रेन ने रूसी क्षेत्रों में अंदर तक हमले करने के लिए नेटो के हथियारों का इस्तेमाल किया तो रूस अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर सीधे हमला कर सकता है। लॉन्ग रेंज हथियारों पर बाइडेन भले ही चुप हैं, लेकिन उन्होंने यूक्रेन के लिए राहत पैकेज का ऐलान जरूर किया है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए कुल $8 बिलियन के राहत पैकेज का ऐलान किया है। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, GSOW ग्लाइड बम, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, ड्रोन, एंटी ड्रोन हथियार दिए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने नए यूक्रेन पायलट्स के बैच को F-16 फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग देने का ऐलान किया है। बाइडेन का दावा है कि वो अक्टूबर में जर्मनी में होने वाली बैठक में यूक्रेन की सुरक्षा और उसके विक्ट्री प्लान पर और चर्चा करेंगे।